Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called motion. मोशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मैंने YouTube पर पूसा क्लासेस में डाला हुआ है. अगर वो लेक्चर नहीं देखोगे तो ऐसा नहीं है मोशन चैप्टर समझ नहीं आएगा, बट अगर वो लेक्चर देख लोगे तो मोशन चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, प्लस साल भर की फिजिक्स को करने का तरीका समझ आ जाएगा. फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं. ये मैं आपको उस लेक्चर के अंदर सिंपल भाषा में समझा चुका हूं. अब मोशन से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा. ऐसी पंगे ले रहा हूं जैसे कि हर इंसान का घर होता है. ये आपका घर है, मानो या ना मानो, आपको जितना मर्जी आपके दोस्तों से प्यार हो, बट असली सुकून घर आकर मिलता है. दिस इज योर स्वीट होम. दिस इज योर स्वीट होम. बट फिजिक्स में हम इसको बोलते हैं, ऐसी खाली बैठे हुए, रेफरेंस पॉइंट. तुम्हारे लिए रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा घर है, मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट तुम्हारा मतलब मेरा घर है. अब ध्यान से देखना, मैं तुमसे मिला पहली बार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और मैंने तुम्हें कुछ बातों में फंसाया और कहा क्या हो, चलो बेटा अपने घर से दूर चलते जाओ. तो आपको अब डर लगेगा या नहीं लगेगा? आप मेरा सर फोड़ के भाग जाओगे, वो बातें अलग है. ये केसेस हटा दो. दिस इज पोजीशन ए. मैं आपको यहां तक ले आया रेफरेंस पॉइंट से. दिस इज पोजीशन बी. आपको अब डर ज्यादा लगेगा या पहले डर ज्यादा लगेगा? या ऑप्शन सी, अब डर ज्यादा लगेगा या पहले डर ज्यादा लगेगा? तो जब आप मेरे साथ मूव कर रहे होगे कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ, तो जैसे जैसे आप अपने घर से दूर होते जाओगे आपका डर बढ़ता जाएगा. यार ये मुझे पता नहीं कहां ले जाए. सपोज करो ना तुम घर से निकलते हो, तुम्हें गाड़ी में बैठा के कोई ले जाए. हाँ, अगर वो गाड़ी यहीं से घूमती हुई आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए वापस, तो डर बढ़ेगा कम होगा? मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अपने घर के पास आ रहे हो. फिजिक्स वाले बच्चे इस चीज को समझेंगे, अपने रेफरेंस पॉइंट के पास आ रहे हो. वापस यहां ले आया और अच्छा लगेगा, वापस यहां ले आया, अच्छा लगेगा, और यहां छोड़ दिया. तो प्लीज मेरी बात समझना, मगर यहां पर जाते हुए डर लग रहा था और कहीं ना कहीं वापस आते हुए आपका डर थोड़ा सा खत्म हो रहा था. इन दिस केस you were moving away from your house, नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, reference point, and you were moving closer to your reference point. तो इन दोनों स्थितियों को क्या बोला जाता है? फिजिक्स की भाषा में घुमा फिरा के मुश्किल करके मोशन बोला जाता है. भैया चलने को मोशन बोल दो ना यार. चलने को मोशन बोल तो देंगे, बट वो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो फिर हम वहां पे वो नहीं है ना, रैंचो नहीं है कि हम लोग एंड में 3 इडियट्स में टॉप कर जाएंगे. तो फिजिक्स में दे से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोशन. मोशन को मारो गोली. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डांसिंग. जिसको डांस नहीं भी आता तो उसको पहली बार हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं भैया, हाथ हिला ले, गर्दन हिला ले, शरीर हिला ले, दिस इज डांसिंग. कुछ नहीं, डांसिंग. सो व्हाट इज मोशन? फिजिक्स की भाषा में व्हाट इज मोशन? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट कीप्स ऑन changing its position with respect to its surroundings. With respect to its surroundings. Taken as reference point. बेटे आप लोग 9th में आए हो. आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद ये वीडियो भी पूरी नहीं देखेंगे और मुझे छोड़ देंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 9th में मेरे से पढ़ेंगे या 10th में मेरे से पढ़ेंगे, 11th में मुझे छोड़ देंगे, और कुछ बच्चे शायद ऐसे होंगे जो 9th 10th 11th 12th में मेरे साथ होंगे. तो आज एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं नोट्स को याद करने के लिए और नोट्स से प्यार बनाने के लिए. तुम ध्यान से देखो मैंने कैसे लिखा है. मैंने एक लाइन छोड़कर लिखा है. ये टिप या तो फॉलो करना 4 साल या बिल्कुल फॉलो मत करना.
मैंने एक लाइन वेस्ट करी है, ये लाइन तुम भी वेस्ट करना। अभी जब ये लिखोगे ना, मुझे पॉज करो और ऐसे ही करके एक लाइन वेस्ट करना। अब हफ्ते भर के अंदर इसी के नीचे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट कीप्स ऑन changing its position with respect to its surrounding, taken as reference point। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक गुरु मंत्र दे रहा हूं। दाढ़ी सफेद हो गई है, 20-22 साल से पढ़ा रहा हूं। अगर ये टिप फॉलो कर ली ना, तो भले ही आपके साइंस में 0 आते हो, आपको 0 से हीरो बना दूंगा। बट ये टिप आपको 4 साल फॉलो करनी है। बीच में आप बीमार पड़ गए तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप बीमार पड़ गए थे इसलिए नंबर नहीं आए। आपकी बीमारी शिमारी सब प्रॉब्लम्स मैं ले लूंगा, बट आपको मेरी ये छोटी सी टिप फॉलो करनी होगी। जब भी नोट्स लिखो, एक लाइन के बीच में एक लाइन छोड़ दो और हफ्ते भर के अंदर उन लाइन के बीच वाली लाइनों को भर लो। मतलब मेरे पास कहने के लिए वर्ड्स नहीं है। अगर कोई अर्जुन वहां बैठा है, कोई बच्चा, कमिटमेंट क्या होती है? जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो हम ईमानदारी और वफादारी कमिट करते हैं कि मैं तेरे साथ ईमानदार रहूंगा, तू मेरे साथ ईमानदार रही हो। मेरी ईमानदारी यह है कि मैं दिल से पढ़ाऊं, कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। तुम्हारी ईमानदारी यह है कि तुम दिल से पढ़ो और कोई भी टॉपिक छोड़ ना दो। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अ मूविंग कार। अब मूविंग कार के बारे में अगर एक्स्ट्रा बोलना हो, जब एक गाड़ी मूव कर रही होती है तो आसपास की सराउंडिंग से वो दूर जा रही होती है। रास्ते में जो भी चीजें आती है, कुछ चीजों के तरफ जा रही होती है और कई चीजों से वो दूर जा रही होती है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे ही मैंने ये लिखा मोशन, बच्चे ने ऐसा कर, आप सर ये करो, रेस्ट, रेस्ट इज बेस्ट फॉर यू। रेस्ट की डेफिनेशन हम लिख देंगे सर। मैंने कैसे? बच्चे ने कहा, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when it sir does not। बस एक ये वर्ड है और कुछ नहीं है। does not changes its position with respect to its surrounding objects। when it does not changes its position with respect to its सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। फिर देख लेना, मैंने एक लाइन छोड़ी है सर। एग्जांपल भी हम आपको आपके वाला ही दे देते हैं। अ स्टेशनरी कार। एक गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी है वो रेस्ट पर है, क्योंकि वो जहां है उसका आसपास से कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है वो रेस्ट पर है, उसके और दीवार के बीच का डिस्टेंस ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो जो मोशन में होता है रेस्ट में एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है। जो मोशन में होता है रेस्ट में एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है। तो मोशन एंड रेस्ट आर, ध्यान से देखना, दोस्त, दुश्मन या रिश्तेदार। मेरी हिंदी का मजाक मत उड़ाना, ध्यान से देखना। रेस्ट और मोशन एक दूसरे के दोस्त लग रहे हैं, दुश्मन लग रहे हैं या रिश्तेदार लग रहे हैं। ध्यान से देखना। दोस्त वो होता है जो तुम कर रहे हो वो कर रहा है, उसे नहीं पता क्यों कर रहा है, बट क्योंकि तुम जो कर रहे हो वही मैं कर रहा हूं। तो ये तो चीज क्लियर है, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट फ्रेंड्स। दुश्मन वो होता है जो तुम कर रहे हो वो नहीं करेगा, वो तुमसे एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा। तो बच्चा कहेगा हमें लगता है जी ये दुश्मन है। लॉजिकल बात तो यही लग रहा है कि रेस्ट एंड मोशन आर दुश्मन। बट मैं आपको बता दूं, मोशन एंड रेस्ट आर रिश्तेदार मेरे यार। अभी क्लियर करूंगा रिश्तेदार को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, अभी बताता हूं। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। पहले देसी भाषा में, फिर अंग्रेजी भाषा में। आप एक कार में अपने पिताजी के साथ बैठे हो, ध्यान से, आपके पापा आपको लॉन्ग ड्राइव, तो कार नहीं, थोड़ी कार बढ़िया सी बनाओ। कार में आप अपने पिताजी के साथ बैठे हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, दिल्ली से 5 मूर्थल पड़ता है। पापा जी बैठे हैं, मम्मी जी बैठी हैं, आप बैठे हो, आपकी सिस्टर बैठी हुई है। कार इज मूविंग एट अ गुड स्पीड,
मूविंग कार है, पापा गाड़ी बहुत ध्यान से चला रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, और रास्ते में जो पेड़ आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके पेड़ आ रहे हैं, आप उनको पीछे छोड़ते हुए जा रहे हो। ठीक है जी, तो आप रेस्ट में हो, आप मोशन में हो। आपने बोला सर मैं रेस्ट में हूं, ओह सॉरी 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 सर मैं मोशन में हूं, क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी मूव कर रही है, एंड द पोजीशन ऑफ द गाड़ी, व्हेन अ कार मूव्स इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यू आर इन मोशन, सब ओके, यू आर इन मोशन। बट सर यहीं पे गेम देखो, मम्मी और पापा के बीच का डिस्टेंस, आपके और पापा के बीच का डिस्टेंस, मम्मी और बहन के बीच का डिस्टेंस, आपके और बहन का बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। जो गाड़ी में जैसे बैठा है, पापा जी ये बैठे हैं, मम्मी इधर बैठी हैं, दे आर इन, उन दोनों की आपस में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। हमारी और पापा की पोजीशन भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही। मतलब इसी समय पर हम रेस्ट पर हैं विद रिस्पेक्ट टू द पीपल सिटिंग इन द कार। कभी मेट्रो में या ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हो तो ट्रेन छुक 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 मूव कर रही है, ट्रेन इज इन मोशन। कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। डेफिनेटली ट्रेन मोशन में है तो हम भी मोशन में है, क्योंकि अगर ट्रेन की पोजीशन चेंज हो रही है तो हमारी पोजीशन भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग। हम भी तो मूव कर रहे हैं, मगर ट्रेन में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी और हमारी पोजीशन आपस में चेंज नहीं हो रही। उसी समय हम रेस्ट पर हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर को पैसेंजर्स। मतलब इसका अगर एग्जाम्पल देने को आता है, वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, मैंने लिखा ट्रेन, तुम कर देना प्लेन, ट्रेन विच इज मूविंग, सो वी आर in motion as the position of train changes continuously with respect to the surrounding objects, with respect to the surrounding objects। ये बात याद रख लेना। Hence, हाँ, at the same time we are at rest with respect to our co-passengers as our position does not changes with respect to them। So एक ही समय पर हम रेस्ट पर भी हो सकते हैं और मोशन पर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किसकी रिस्पेक्ट में बात करी जा रही है। मैं एक स्टूडियो में बैठकर ये क्लास ले रहा हूं और आराम से बैठा हुआ हूं, तो मैं रेस्ट पर हूं या मोशन में हूं? तो क्लास बोलेगी सर आप रेस्ट पर हो, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही आपके सराउंडिंग के हिसाब से। जय माता दी, परफेक्ट। मगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हूं, कुर्सी एक फ्लोर पे है, फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर अर्थ से जुड़ा हुआ है, अर्थ मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स। तो मैं मूव कर रहा हूं इसी समय, बैठे बैठे मैं मूव कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स। मतलब एक ही समय पर हम रेस्ट पर भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। वी कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग एंड एट द सेम टाइम वी कैन बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग। ये बात याद रख लेना। एक दूसरी टिप, साइंस में जो भी करो, जो भी, आई एम सॉरी मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मजाक में ले लेना, वट एवर यू डू इन साइंस डू इट इन राइटिंग। बच्चा कहता हाँ समझ आ गया मम्मी। समझ तो बहुत कुछ आ जाता है, बट जब उसे लिखना होता है ना, आपका रिटर्न पेपर है। देखो तुम 9th क्लास के हो, तुम जितना मर्जी अपने आप को बड़ा समझो, जितना इंस्टा पिंस्टा तुम्हें चलाना आता है, नो मैटर व्हाट, सीबीएसई के कोर्स के हिसाब से अगर आपको पेपर रिटर्न पेपर करके आना है, और रिटर्न पेपर के लिए आपको राइटिंग में करना है, वॉट एवर यू डू इट इन राइटिंग। अपनी भाषा में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की जो पहली किताब बनी होगी, पहली किताब, वो तो किसी इंसान ने लिखी होगी ना। मैं नहीं कह रहा कि किताब तुम सही लिखो गलत लिखो, बट लिखो।
लिखते लिखते एक दिन तुम्हारा गलत ना जाने सही, और ना जाने लिखते लिखते तुम्हारा सही इतना सही हो जाएगा कि इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम आ जाएगा. सो वॉट एवर यू डू इट इन राइटिंग. सर आपने हमें इस भाषण में पढ़ाया मोशन, इस भाषण में पढ़ाया रेस्ट, दोनों की मैंने आपको डेफिनेशन दी, दोनों के एग्जाम्पल्स दिए, और ये बताया कि दोनों टर्म्स जो हैं आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं. ध्यान से. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. एक आवश्यक सूचना, एक वर्ड जो आपकी लाइफ में पहली बार आने वाला है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ध्यान से. एक बंदा पॉइंट ए से ऐसे 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 करता गया पॉइंट बी तक. ले, आप उसे पागल कहोगे या सही समझदार कहोगे? पागल कहोगे. जब ए से बी तक जाना था तो ऐसे जाता ना. तो ये जो काले वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और ये जो लाल वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ध्यान से देख लेना. समझ आ गया? नहीं आया? सपोज मैं भी और एग्जांपल भी दूंगा. पहले ये देखते हैं. एक बॉल हमने उछाली 10 मीटर ऊंची, 10 मीटर ऊपर फेंकी, पॉइंट बी पर गई और वापस हमारे हाथों में आ गई ऑब्वियसली. तो हमने बोला जी हिसाब से डिस्टेंस हो गया 20 मीटर. 10 मीटर जाने का और 10 मीटर आने का, तो हिसाब हो गया 20 मीटर. हां, मगर डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 मीटर. डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 मीटर. मैं समझा नहीं रहा हूं, और जैसे एग्जांपल दिए जा रहा हूं. मैं गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 4 किलोमीटर, वहां से 90 डिग्री मूव करा मैं पॉइंट सी तक 3 किलोमीटर, और मैंने बोला मैं आज पता है कितना डिस्टेंस चल कर आया हूं तेरे लिए, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर. और तेरे को एक बात बताऊं, डिस्प्लेसमेंट कितनी है मेरी? तो उसने बोला भाई तू शुरू यहां से हुआ था, खत्म यहां से हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गई एसी. बच्चे ने कहा एसी नहीं हुई, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. थोड़ा बहुत 8th में पढ़ा होगा. 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. मैं अपनी मैथ्स की पहली क्लास में एक बात जरूर बोलता हूं कि कम से कम 26 तक स्क्वायर याद कर लिया करो. तो एसी आ गया 5 किलोमीटर, अंडर रूट 25 होता है 5 किलोमीटर. अब बच्चा कह रहा है यार सर बोलना क्या चाह रहे हैं? पहले वाला केस देखो, बंदा घूमता घुमाता घूमता घुमाता घूमता घुमाता काले पाथ पे गया. हमने काले वाले को बोल दिया डिस्टेंस, नापा नहीं, और ए और बी के बीच में एक सीधी सी एक लाइन खींच ली, बोल दिया उसे डिस्प्लेसमेंट. दूसरे केस में बॉल 10 मीटर ऊपर गई, 10 मीटर नीचे गई, 10 जाने का 10 आने का, हमने बोल दिया डिस्टेंस 20. बॉल शुरू में कहां थी? हाथ में. घूमकर कहां आई? हाथ पे. तो हाथ में ही थी और हाथ में ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0. यहां वाले केस में, थर्ड वाले केस में 4 गया इधर, 3 गया इधर, सीधा सीधा प्लस कर दिया, समझ आ गया डिस्टेंस 7. बट डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए बी को इग्नोर कर दिया. शुरू हुआ ए से, पहुंचा सी पर, उसके बीच में लाइन मार दी, और पता नहीं कोई पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी. जैसी पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, आंसर निकाल दिया. अब इसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप बोलोगे नो मैटर व्हाट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ traveled by the body in any direction.
अगर आप मेरे साथ हो तो। पक्का? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोलो। शुरू यहां से हुआ, खत्म यहां से हुआ, सीधी लाइन खींच दी। शुरू यहां से हुआ, खत्म यहां पे हुआ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 बोल दी। शुरू यहां से हुआ, खत्म यहां से हुआ, उसके बीच में एक शॉर्टेस्ट लाइन खींच दी, तो इसे बोलेंगे इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। बेटा मैं थोड़ी खिचड़ी बना रहा हूं, बट ये खिचड़ी आगे आपका भविष्य बनाएगी, ये बात याद रख लेना। इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि ए से कहीं जाना था, ए से बी की सीधी लाइन खींची है, यहीं से शुरू हुई यहीं खत्म हुई, इसलिए 0 बोला है। यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, इसलिए शॉर्टेस्ट लाइन खींची है, इसलिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन बोला है। ये बात समझ लेना। अगला बच्चा बोलेगा इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, एनी डायरेक्शन बोला है, तो ये क्वांटिटी जो होगी ये स्केलर क्वांटिटी होगी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है भैया, इसमें तो बोला गया है स्पेसिफाइड डायरेक्शन, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का भी लेना देना है। एक और बात, बहुत अच्छे बच्चे ने अगर देखा हो, बहुत अच्छे बच्चे ने देखा हो, तो वो बोलेगा एक बार बॉडी मूव कर जाए ना तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं आ रहा, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं आ रहा, बट डिस्प्लेसमेंट एक केस में 0 आ गई, जब बॉल ऊपर जाकर वापस आ गई। समझना, मींस वंस अ बॉडी मूव्स डिस्टेंस इज नेवर 0, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहां पर एक अच्छा बच्चा लिखेगा डिस्टेंस कैन बी 0 अंडर सम केसेस। ये 3 पॉइंट्स हो गए। स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता। एक वर्ड लिख देना, दिस इज लेस फंडामेंटल, दिस इज लेस फंडामेंटल, कम अप्रोच देती है। इसके आगे आप लिख दोगे दिस इज मोर फंडामेंटल। अगर मेरे बच्चे अच्छे हैं, इमीडिएटली यहां पर 4 पॉइंट्स लिखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, और लिखोगे कैसे? एक लाइन छोड़कर। अगर अभी लिख लेते हो और हफ्ते भर बाद दोबारा लिख लेते हो तो जिंदगी में दोबारा कभी करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू दिस गारंटी। तुम्हारा मैथ्स, तुम्हारा साइंस कैसा भी हो, मेरा मैथ्स, मेरा साइंस बहुत अच्छा नहीं था, ये एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मैं बिलो एवरेज था, उससे भी बिलो होऊंगा, डजंट मैटर, बट आज ठीक ठाक कर रहा हूं मैं। बट एक मेरी तमन्ना थी कि मैं अपने टीचर्स की बात मानूं, तो अपने टीचर्स की बात जरूर मानूं। प्लीज मेरे से पढ़ो ना पढ़ो, जिससे भी पढ़ो, मेरे से 1 करोड़ गुना अच्छे टीचर्स उस दुनिया में बैठे हैं, बट उनके 1 करोड़ गुना अच्छा होने का फायदा तब है अगर उनके स्टूडेंट्स उनकी बात माने, अदरवाइज उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी नॉलेज यूज ही नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा क्या है? प्लीज ध्यान दे लेना, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब रटना नहीं है, बॉडी ए से बी तक गई 7 किलोमीटर्स, सीधी गई, मैंने बोला व्हाट इज डिस्टेंस, तो बच्चा बोलेगा 7 किलोमीटर गई है, 7 किलोमीटर। मैंने बोला व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चा कहेगा ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर ही है, तो 7 किलोमीटर ही है। मींस, कहने का मतलब क्या है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जब आप बॉडी एक मूव करती है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ये मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन दे दी है। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? व्हेनेवर अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल
टू डिस्प्लेसमेंट इन वन गो, सिर्फ एक गो, आगे पीछे की बात नहीं हो रही भैया, सीधा जा रहे हो। तो अब सपोज करो, ये केस भूल जाओ, बॉडी ए से बी तक गई 7 किलोमीटर, वापस से लगा आगे आ गई है, बी से सी तक आई वापस 1 किलोमीटर। अब डिस्टेंस क्या होगा? अब डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, 7 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, दैट इज 8 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट होगी भाई, तू शुरू कहां से हुई भाई, तू खत्म कहां पे हुई? तो जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो बराबर हो जाएगी ए सी, दैट इज 6 किलोमीटर। ए सी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी माइनस बी सी, के ए बी में से बी सी को आप माइनस कर दो, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बेटा साइंस जिन बच्चों ने लेनी है ना, उनको अपनी ऑब्जर्वेशन बड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोलता है, यार सर ने आज हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कराया, ये निशान लगाऊं, ये निशान लगाऊं, इन चारों में से कौन सा निशान सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है? भाई साहब अब ये वाली बात मैं कर रहा हूं, हॉट्स वाली, जो आप ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में आईआईटी वाईआईटी की तैयारियां करते हो ना, ये वो वाली कर रहा हूं। तो बच्चे ने कहा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर था सिर्फ एक केस में, अदरवाइज बड़ा था। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाता है कुछ केसेस में, नहीं तो हमेशा डिस्टेंस ज्यादा होता है। और एक और बात, डिस्टेंस अपॉन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैं थोड़ा सा अपर लेवल पर पढ़ा रहा हूं। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। समझाता हूं, कोई भी एक ऐसा नंबर सोचो जो 1 से बड़ा हो। मैंने सोचा 7, तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो 1 से छोटा है। कोई भी एक नंबर सोच लो जो कि 200 से 1 से बड़ा हो, 200, उसका रेसिप्रोकल 1/200, वो 1 से छोटा होता है। ये चीज मैं नहीं कह रहा, आपको एक बार में समझ आ जाएगी। इस लेक्चर को अगर आप 2 बार देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको कहीं पे भी तंग करेगा। मैंने एक सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाया, मैंने एक सर्कुलर पार्क जिसका रेडियस है r, उसका एक चक्कर लगाया। तो व्हाट इज माय डिस्टेंस, व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? क्लास बोलेगी ए पॉइंट से आपने पूरा एक चक्कर लगाया, तो डिस्टेंस जो होगा, अगर अंग्रेजी में बात करें डिस्टेंस को, तो वो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है 2πr। इतने में मुझे गोली लग गई। गोली क्यों लग गई? यूनिट जरूर लिखना। अगर सेंटीमीटर और मीटर ना दे रखा हो तो यूनिट्स जरूर लिखना। सर डिस्प्लेसमेंट के केस में ए से शुरू हुआ, ए पे ही खत्म हुआ। हमारे पंजाबी में एक डायलॉग होता है, जिथे दी खोती उत्थे ही खलोती, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हुआ, तो 0 यूनिट्स। कहीं पे ये रट मत लेना कि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। मैंने सर्कुलर ट्रैक का आधा चक्कर काटा जिसका रेडियस था r, कैपिटल R। अब बच्चा बोलेगा डिस्टेंस विल बी हाफ सरकमफ्रेंस और डिस्प्लेसमेंट, पूरे पंगे लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ध्यान से देखना। ए से शुरू हुआ, बी पर खत्म हुआ, यहां पर ए से शुरू हुआ, बी पे खत्म हुआ, उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट लाइन है उसको बोलते हैं डायामीटर। तो इस केस में डिस्टेंस होगा हाफ इनटू
2 पाई आर, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा पाई आर यूनिट्स। डिस्टेंस और डायमीटर बराबर होता है 2r, या आप ए बी लिख सकते थे 2r यूनिट्स। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक स्क्वायर पार्क है ऑफ साइड एस, एक स्क्वायर पार्क है ऑफ साइड एस। इस पार्क में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी पैदा हो सकती है, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। अगर आंसर आ जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और सही आंसर आया तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों कामयाब हो जाएंगे। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय भारत कोरोना की चपेट में है, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज स्ट्रिक्टली सेड कि टू लॉक डाउन एंड स्टे एट होम, बट लोग नहीं समझ रहे भैया। ऐसी ऐसी बातें हैं, लोगों को अपनी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, केयरलेसनेस इज एज हार्मफुल एज कैंसर। तो अपना और अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नहीं रहोगे तो फिर अगले जन्म में भी यही वीडियो देख के मेरे से ही पढ़ना पड़ेगा। मेरा भी अगला जन्म हो चुका होगा, मैं भी अपने आप से ही पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन। फिलहाल के लिए आपके समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, और उनके माता पिता का ख्याल रखो, पड़ोसियों का भी रखो यार, सबका ख्याल रखो। पुराने पुराने नाटक देखते रहो। थैंक यू।